तो हेलो फ्रेंड्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं मशीन डिजाइन सब्जेक्ट, है ना। तो मशीन डिजाइन 1 सब्जेक्ट हम लोग बेसिकली सीखने वाले हैं ना। तो इसमें हमारा स्प्रिंग चैप्टर हम लोगों ने चालू किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस स्प्रिंग का पूरा डिजाइन प्रोसीजर सीखा और उसके कुछ बेसिक्स देखे और डिजाइन टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा। ओके, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉब्लम्स, है ना। तो आज जो हमारा प्रॉब्लम रहेगा, बेसिक वाला प्रॉब्लम रहेगा, प्रॉब्लम नंबर 1 आज हम लोग देखने वाले हैं स्प्रिंग पे। ओके, मशीन डिजाइन 1 सब्जेक्ट से। ओके, तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट में यहाँ पे पढ़ लेता हूँ ना, आपको भी दिख रहा है स्क्रीन पे स्टेटमेंट। देखो, इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन ए हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग, है ना। क्या बोल रहा है? एक हेलिकल कॉम्प्रेशन स्प्रिंग है जिसको हम लोग को डिजाइन करना है। सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम फोर्स ऑफ 1250 न्यूटन। मैक्सिमम फोर्स दिया मतलब कॉम्प्रेसिव फोर्स दिया है यहाँ पे P। कितना दिया है? कॉम्प्रेसिव फोर्स P का वैल्यू दिया है 1250 न्यूटन। तो P का वैल्यू दिया है, मैक्सिमम कॉम्प्रेसिव फोर्स दिया। The deflection of the spring corresponding to the maximum force should be approximately 30 mm। मतलब जो कॉम्प्रेशन होने वाला है, फोर्स आने के बाद टेंसाइल कॉम्प्रेसिव स्प्रिंग है तो कॉम्प्रेसिव फोर्स आएगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स आने के बाद उसका कॉम्प्रेशन होगा, है ना। तो जितना उसका लेंथ डिफ्लेक्ट होने वाला, जितना लेंथ उसका कॉम्प्रेस्ड होने वाला है, वो लेंथ की वैल्यू कितना दिया है? वो दिया है 30 mm अप्रोक्सीमेटली। इसको किसे डिनोट करते हैं? डेल्टा, डिफ्लेक्शन, है ना। कितना दिया है? अप्रोक्सीमेटली 30 mm बोला है ना। आगे पढ़ लेते हैं। देखो, द स्प्रिंग इंडेक्स कैन बी टेकन एज 6, है ना। तो स्प्रिंग इंडेक्स किसे डिनोट करते हैं हम लोग? C, लेटर C से डिनोट करते हैं हम लोग। स्प्रिंग इंडेक्स का वैल्यू दिया है हम लोग को 6। इसका कोई यूनिट होता है क्या? नहीं होता है ना। कैपिटल D/D, नो यूनिट। ओके, आगे देखो, द स्प्रिंग इज मेड ऑफ पेटेंटेड एंड कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर, है ना। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द स्प्रिंग मटेरियल आर 1090 एंड 81370 न्यूटन पर mm स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो देखो, हम लोग को क्या क्या दिया है? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया है सब में पहले तो SUT, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग को दिया है। कितना दिया है? 1080, है ना, न्यूटन पर mm स्क्वायर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया। और क्या दिया है? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना दिया है? 81370, है ना। तो देखो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हम लोग कैपिटल G लेटर से नोट करते हैं, है ना। तो 81370, ओके, न्यूटन पर mm स्क्वायर, सेम। ओके, अब देखो आगे पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम को। आगे क्या बोल रहे थे? परमिसिबल शेयर स्ट्रेस, है ना। जो परमिसिबल शेयर स्ट्रेस फॉर द स्प्रिंग वायर शुड बी टेकन एज 50% ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो परमिसिबल शेयर स्ट्रेस रहेगा, है ना, जो टाउ रहेगा हमारा, है ना, जो परमिसिबल शेयर स्ट्रेस रहेगा वो कैसा रहेगा? इट इज टेकन एज 50% ऑफ द SUT, है ना, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ 50%। कभी भी कोई वैल्यू परसेंटेज में दिया है तो उसको हम लोग कभी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में किस में लेते हैं? पॉइंट में लेते हैं ना। तो 50% मतलब कितना आएगा? 0.5। सिंपल, 50 डिवाइड बाय 100 कितना होता है? 0.5। तो टाउ का रिलेशन क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू 0.5 S इज 0.5 टाइम्स अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना। अब आगे पढ़ लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है? डिजाइन द स्प्रिंग एंड कैलकुलेट। क्या क्या कैलकुलेट करना है? देखो, सब में पहला बोला है वायर डायमीटर। वायर डायमीटर मतलब स्प्रिंग वायर का डायमीटर स्मॉल d का वैल्यू निकालना है ना। और क्या बोल रहा है? मीन कॉइल डायमीटर मतलब कैपिटल D का वैल्यू भी निकालना है, कैपिटल D भी निकालना है। टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स, टोटल नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स मतलब N की वैल्यू निकालना है हम लोग को, है ना। और 4 नंबर क्या बोल रहा है? टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स मतलब NT भी निकालना है। टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स NT का वैल्यू भी निकालना है। और आगे देखो, फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, फ्री लेंथ निकालना है ना। तो फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग निकालना है हम लोग को, तो फ्री लेंथ भी निकालना है ना। और लास्टली हम लोग क्या बोला? पिच ऑफ द कॉइल, पिच भी निकालना है जिसको हम लोग लेटर P से नोट करते हैं। पिच ऑफ द कॉइल निकालना है ना। और लास्ट वर्ड क्या बोल रहा है? देखो, ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ द स्प्रिंग शोइंग वेरियस डायमेंशंस। और लास्ट में पूरा निकालने के बाद एक नीट लेवल स्केच निकालना है जिसमें सारे डायमेंशन हम लोग को दिखाना है। समझ में आया? तो चलो अब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं ना। तो सॉल्यूशन में सब में फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग को बोला है स्मॉल d, डायमीटर ऑफ द वायर, स्प्रिंग वायर हम लोग को निकालना है। तो सब में पहले हम लोग को शेयर स्ट्रेस लगेगा टाउ। तो टाउ की वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, है ना।
तो टाउ की वैल्यू फर्स्ट हम लोग टाउ की वैल्यू परमिसिबल शियर स्ट्रेस का वैल्यू निकालते हैं। हम लोग को यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है टाउ इज इक्वल टू क्या है 0.5 टाइम ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का वैल्यू कितना दिया है हम लोग को, इसका वैल्यू दिया है 1090 है ना। तो यहाँ पे टाउ का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 545 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, अब हम लोग को निकालना क्या, समय पहले हम लोग को डायमीटर ऑफ वायर निकालना है ना। तो समय पहले स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम लोग को डायमीटर ऑफ वायर निकालना है ना। तो डायमीटर ऑफ वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ना। तो टाउ इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, KW दैट इज वॉल्स करेक्शन फैक्टर इनटू 8P इनटू D डिवाइडेड बाय पाई D क्यूब, ये वाला फॉर्मूला है ना। अब यहाँ पे वॉल्स करेक्शन फैक्टर हम लोग को मिल जाएगा, C हमारे पास है ना, 8P भी हम लोग को पता है। अब कैपिटल D और स्मॉल d की वैल्यू है क्या, नॉमिनल डायमीटर और स्प्रिंग वायर का डायमीटर दोनों नहीं है, दोनों अननोन है, दोनों हम लोग को निकालना है ना। तो अब दो अननोन रहेंगे तो वैल्यू मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो हम लोग के पास टाउ का और एक फॉर्मूला है जो स्प्रिंग इंडेक्स के फॉर्म में है ना। वो क्या फॉर्मूला है, देखो हम लोग को पता है क्या है, KW इंटू 8PC डिवाइडेड बाय पाई D स्क्वायर है ना। ये कहां से आ गया, क्योंकि हम लोग को पता है C का फॉर्मूला क्या होता है, C स्प्रिंग इंडेक्स इज इक्वल टू कैपिटल D बाय स्मॉल d होता है। तो ये पहला वीडियो आप लोगों ने देखा है तो वहां पे मैंने सब अच्छे से समझाया फॉर्मूले कहां से आया कौन सा है ना। तो यहाँ पे C आ जाएगा और ये D क्यूब हो जाएगा है ना। अब ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग सब में पहले वॉल्स करेक्शन फैक्टर KW का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो KW का क्या फॉर्मूला है हम लोग को पता है, KW इज इक्वल टू क्या होता है 4C-1 डिवाइड बाय 4C-4 प्लस 0.615 डिवाइडेड बाय C है ना। ये वाला हमारा फॉर्मूला है ना। तो अब यहाँ पे C की वैल्यू हम लोग को पता है कितना है, 6 है। C का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो है ना। तो यहां से हम लोग को वॉल्स करेक्शन फैक्टर का वैल्यू मिल जाएगा 4 इंटू 6 डिवाइडेड बाय -1 है ना, डिवाइड बाय 4 इंटू 6 है ना, इसको ब्रैकेट में ले लो बेटर हो जाएगा है ना, -4 प्लस 0.615 डिवाइडेड बाय 6। ओके, तो अब ये सारा का सारा कैलकुलेशन हम लोग प्रॉपरली कैलसी में पुट कर देंगे। ये वाले को अलग ब्रैकेट में पुट करो, ये वाला अलग ब्रैकेट में कैलकुलेशन करो, तो प्रॉपरली सही आंसर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को KW दैट इज वॉल्स करेक्शन फैक्टर का वैल्यू मिल जाएगा 1.2525 है ना। तो ये वाला वैल्यू मिल गया हम लोग को, वॉल्स करेक्शन फैक्टर का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। अब ये वैल्यू हम लोग को यहाँ पे पुट करना है और यहां से हम लोग को स्मॉल d का वैल्यू मिल जाएगा है ना। तो चलो अब उसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग को पता है टाउ इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला हमारा, KW इंटू PC डिवाइडेड बाय पाई इंटू D स्क्वायर। ओके, 8 है यहाँ पे, 8PC है ना, डिवाइड बाय पाई इंटू D क्यूब D स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो टाउ का वैल्यू कितना है, टाउ है हमारा, टाउ मिल गया हम लोग को 545। ओके, इज इक्वल टू KW की वैल्यू है 1.2525 है ना, इनटू 8P, P का वैल्यू कितना है 1250 है ना। तो यहाँ पे आ गया 1250 इनटू C का वैल्यू कितना है, C है हमारा 6। ओके, डिवाइड बाय पाई इंटू D स्क्वायर। ओके, अब ये D स्क्वायर इधर डिवाइडेशन में, इसको इधर लेके आ जाओ तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ना, और इसको इधर लेके जाओ क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो D स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.2525 है ना, और ये 8 इंटू 1250 इंटू 6 ये एज इट इज रहेगा है ना। यहाँ पे पाई भी ये D स्क्वायर इधर चला गया, 545 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 545। ओके, अब इसको प्रॉपरली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को D स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा है ना। फिर ये जो भी आंसर आया है उसका रूट ले लेना है, तो वहां से हम लोग को D का वैल्यू मिल जाएगा। D का वैल्यू मिल गया 6.63 mm है ना, 6.63 mm मिल गया है ना। तो इसको हम लोग सम इज इक्वल टू ले लेते हैं, D इज इक्वल टू 7 mm ले लेंगे हम लोग है ना। तो डायमीटर का वैल्यू मिल गया हम लोग को, स्प्रिंग वायर डायमीटर का वैल्यू मिल गया हम लोग को 7 mm है ना। तो अब चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हमारा जो हम लोग को
मीन डायमीटर निकालना है। तो मीन डायमीटर निकालने के लिए स्प्रिंग इंडेक्स का फॉर्मूला हमारे पास है, C इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल D बाय स्मॉल d, है ना। तो देखो अब ये कैपिटल D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू स्मॉल d, है ना। तो C की वैल्यू है 6 और स्मॉल d की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो हो गया हमारा 42। तो देखो मीन कॉइल डायमीटर दैट इज कैपिटल D का वैल्यू मिल गया हम लोग को 42 mm, है ना। तो ये मिल गया हम लोग को 42 mm। तो अभी तक दो वैल्यू हम लोग को मिल गए, स्मॉल d और कैपिटल D का, है ना। तो अब नेक्स्ट वैल्यू हम लोग को n दैट इज नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल, है ना। तो नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके लिए हम लोग डेल्टा के फॉर्मूला का यूज करेंगे। डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, देखो डेल्टा दैट इज डिफ्लेक्शन जो हम लोग को गिवन है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या है, 8p d क्यूब डिवाइडेड बाय g 8pd क्यूब एंड डिवाइड बाय g d रेज टू 4, ये वाला फॉर्मूला है ना। और यही सेम फॉर्मूला हम लोग को c के फॉर्म में भी है, c क्यूब एंड डिवाइड बाय d आ जाएगा यहाँ पे, है ना। ये d क्यूब रिप्लेस हो जाएगा c क्यूब से और नीचे g इंटू स्मॉल d आएगा, है ना। तो अब देखो सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पे हम लोग पुट कर देते। देखो डेल्टा हम लोग को दिया अप्रोक्सीमेटली कितना है, 30 mm है, इज इक्वल टू 8 इंटू p, लोड कितना है 1250 न्यूटन, d नॉमिनल डायमीटर हम लोग को मिल गया, कॉइल डायमीटर कितना है 42 है ना। तो 42 का क्यूब और n जो है हम लोग को निकालना है। g का वैल्यू हम लोग को दिया है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना, 81370, है ना। तो 81370 इंटू स्मॉल d का वैल्यू भी हम लोग को मिल गया 7 रेज टू 4, है ना। अब यहाँ पे निकालना है हम लोग को n का वैल्यू, है ना। तो n इधर ऊपर है ऑलरेडी, तो सारे के सारे वैल्यू इधर ट्रांसफर कर दो, है ना। अब देखो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 30 इधर है एज इट इज, है ना। तो ये दोनों जो डिवाइडेशन में इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, है ना। तो इंटू क्या हो जाएगा 81370 इंटू 7 रेज टू 4 डिवाइडेड बाय, ये सारा का सारा इधर मल्टीप्लिकेशन में डिवाइडेशन में चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 इंटू 1250 इंटू 40 क्यूब, है ना। तो इसको अलग ब्रैकेट में पुट कर दो, इसको अलग ब्रैकेट में पुट कर दो, है ना। अब इसका सारा कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को n दैट इज नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल का वैल्यू मिल जाएगा, वैल्यू मिल गया हमको 7.91, है ना। अब देखो 7.91 तो कॉइल्स नहीं हो सकते, कॉइल्स एक तो 7 रहेंगे या 8 रहेंगे, है ना। अब 7.91 मतलब ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 नंबर ऑफ कॉइल, है ना। तो नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल मिल गए हम लोग को 8, है ना। तो 8 नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल यहाँ पे हम लोग को मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या निकालना है हम लोग को, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स, है ना। टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स निकालने के लिए हम लोग को जो भी स्टाइल एंड्स, किस स्टाइल का एंड है वो हम लोग को पता होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि उसके ऊपर उसके 4 आते, प्लेन एंड रहेगा तो अलग रहेगा, प्लेन एंड ग्राउंड एंड रहेगा तो अलग रहेगा ना। तो प्रॉब्लम में कुछ स्पेसिफाई किया गया, यहाँ पे नहीं किया, तो हम लोग को ये चीज को अज्यूम करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड है। क्या है, स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड है। जनरली जो प्रैक्टिकल यूज में स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड यूज करते हैं कॉम्प्रेस्ड हेलिकल स्प्रिंग के लिए, इसलिए हम लोग स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड को अज्यूम करते हैं यहाँ पे। अब देखो स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड अगर रहेगा तो देखो, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स प्लस 2 होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स प्लस 2 होता है, बराबर। तो नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स कितने हैं, 8 है, प्लस 2 मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स NT इज इक्वल टू 10 हो चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स मिल गए हम लोग को 10। ओके, देखो नेक्स्ट हम लोग को निकालना है फ्री लेंथ, है ना। लेकिन फ्री लेंथ निकालने से पहले हम लोग को एक चीज करनी पड़ेगी। देखो क्या करनी पड़ेगी मैं बताता हूं आपको, है ना। तो हम लोग को डेल्टा दैट इज डिफ्लेक्शन, एक्चुअल डिफ्लेक्शन की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि देखो डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले में n दैट इज नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल आता है ना। और नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल 30 mm जब डिफ्लेक्शन लिया था हम लोगों ने, वो कितना मिला 7.91 मिला। लेकिन 7.91 हो सकता है क्या, नहीं, तो 8 रहेगा नहीं तो 7 रहेगा, तो हम लोगों ने 8 कंसीडर किया, है ना। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल अगर 8 रहेंगे तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज होने वाली है, बाकी के वैल्यू तो कांस्टेंट रहेंगे, है ना। तो इसलिए अभी डिफ्लेक्शन जो भी नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल की वैल्यू 8 लेके हम लोग को वापस से डिफ्लेक्शन की वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि एक्चुअल डिफ्लेक्शन रहेगा, है ना। फिर उसके बाद हम लोग को आगे डिजाइन करना है ना। तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। तो चलो अब एक्चुअल डिफ्लेक्शन निकालते हैं हम लोग, डेल्टा, है ना। अब ये क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल है वो 7.91 आया आंसर अकॉर्डिंग टू द 30 mm डिफ्लेक्शन, बट
जो डिफ्लेक्शन एक्टिव कॉइल 7.91 हम लोग नहीं ले सकते हो, तो 8 रहेगा या फिर 7 रहेगा, है ना। तो 8 लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन थोड़ा सा चेंज होगा, इसलिए ये स्टेप करना इंपॉर्टेंट है। अब देखो डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सब वही रहेगा 8p(d)³ n डिवाइडेड बाय g इंटू d⁴, है ना। अब यहाँ पे डेल्टा अननोन रहेगा, n की वैल्यू डाल दो 8 और हम लोग को यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकालना है। तो देखो 8 इंटू p का वैल्यू कितना है 1250, है ना। d है हमारा 42 बराबर, और n है 8 डिवाइड बाय g का वैल्यू कितना है 81370 इंटू स्मॉल d है 7⁴ बराबर सारे वैल्यू। ओके, तो अब इसको हम लोग को वापस से कैलकुलेट करना है, कैल्शियम में डाल के कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को डेल्टा का वैल्यू मिल जाएगा 30.34 mm, है ना। 30.34 mm, है ना। देखो डेल्टा का वैल्यू थोड़ा सा बढ़ गया है ना। अब ये वाले एक्चुअल जो डेल्टा की वैल्यू है, इसको हम लोग को यूज करना है फ्री लेंथ की वैल्यू निकालने के लिए। इस वाले डेल्टा को हम लोग उसमें ऐड करेंगे। ओके, तो चलो अब फ्री लेंथ निकालने से पहले सब में पहले हम लोग को सॉलिड लेंथ निकालना पड़ेगा, उसके बाद कॉम्प्रेस लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर वो ऐड होगी तो तब जाके हम लोग को फ्री लेंथ टोटल मिलेगी, है ना। तो सब में पहले हम लोग सॉलिड लेंथ निकालते हैं। तो देखो सॉलिड लेंथ ls का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉइल इनटू डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर, है ना। टोटल नंबर ऑफ कॉइल इनटू डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर होता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइल कितने हैं 10 है, और डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर 7, है ना। तो ये कितना मिल गया 70 mm, है ना। तो देखो सॉलिड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितनी मिल गई हम लोग को 70 mm मिल गई, है ना। अब कॉम्प्रेस्ड लेंथ निकालना है, तो कॉम्प्रेस्ड लेंथ निकालने के लिए हम लोग को पता है कि गैप, जो टोटल गैप रहेगा स्प्रिंग के कॉइल्स के बीच में, वो हम लोग को निकालना पड़ेगा, है ना। तो अब देखो टोटल गैप इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल गैप का क्या फॉर्मूला है, टोटल गैप इज इक्वल टू NT -1 इंटू क्या रहता है गैप बिटवीन टू एडजेसेंट कॉइल्स, है ना। गैप बिटवीन टू एडजेसेंट कॉइल्स, कोई भी दो एडजेसेंट कॉइल के बीच में जो गैप है वो हम लोग को मेजर करना है, इंटू NT -1 करना है। टोटल एक्सियल गैप निकालने के लिए फॉर्मूला, लेकिन गैप बिटवीन टू एडजेसेंट कॉइल हम लोग को प्रॉब्लम में दिया है क्या, नहीं दिया है, क्योंकि हर दो कॉइल के बीच में का जो गैप रहेगा वो सेम रहेगा, क्योंकि स्टिफनेस सेम है उनकी, है ना। तो जो गैप है दो कॉइल के बीच में का हम लोग को नहीं दिया, तो वो वहां पे हम लोग को अज्यूम करना है। तो इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं 1 mm, है ना। तो गैप बिटवीन टू एडजेसेंट कॉइल कितना ले लेंगे हम लोग 1 mm लेने वाले हैं, गैप बिटवीन टू एडजेसेंट कॉइल्स। ओके, तो देखो अब टोटल एक्सियल गैप, है ना, टोटल एक्सियल गैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा NT, टोटल नंबर ऑफ रिंग 10 है, -1 ये फॉर्मूले में, इनटू गैप बिटवीन द टू एडजेसेंट कॉइल कितना ले रहे हैं हम लोग 1 mm, तो 10 -1 कितना होगा 9, 9 इंटू 1 क्या आएगा 9। तो देखो टोटल एक्सियल गैप बिटवीन द स्प्रिंग इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 mm आ जाएगा, है ना। तो टोटल एक्सियल गैप मिल गया हम लोग को 9 mm। ओके, अब टोटल एक्सियल गैप मिल गया, तो अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉम्प्रेस्ड लेंथ निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो LC से डिनोट कर देंगे हम लोग कॉम्प्रेस्ड लेंथ को। लेंथ क्या होता है, कॉम्प्रेस्ड लेंथ इज इक्वल टू क्या रहता है सॉलिड लेंथ, है ना। तो सॉलिड लेंथ प्लस टोटल एक्सियल गैप, है ना। जो भी टोटल एक्सियल गैप मिला हम लोग को वो टोटल एक्सियल गैप, है ना। देखो फर्स्ट वाला वीडियो मेरा नहीं देखा तो सब में पहले वो वीडियो देख लो, उसमें पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो अच्छे से समझ में आ गया तो प्रॉब्लम करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो देखो सॉलिड लेंथ हम लोगों ने निकाला, अभी कितना आया था 70 mm, है ना। तो दिस इज सॉलिड लेंथ 70 mm प्लस टोटल एक्सियल गैप कितना आ गया 9 आ गया, है ना। तो ये देखो कॉम्प्रेस्ड लेंथ कितना आ गया हमारा 79 mm आ गया, है ना। तो टोटल कॉम्प्रेस्ड लेंथ कितना मिल गया हम लोग, कॉम्प्रेस्ड लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 79 mm। अब हम लोग फ्री लेंथ निकाल सकते हैं। देखो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्री लेंथ निकाल सकते हैं। फ्री लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, फ्री लेंथ इज इक्वल टू क्या रहेगा सॉलिड लेंथ, है ना, सॉलिड लेंथ प्लस टोटल एक्सियल गैप प्लस डेल्टा दैट इज डिफ्लेक्शन, या फिर सिंपल बोल सकते हो कॉम्प्रेस्ड लेंथ प्लस डिफ्लेक्शन, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा कॉम्प्रेस्ड लेंथ प्लस डेल्टा दैट इज डिफ्लेक्शन, वो भी एक्चुअल डिफ्लेक्शन, ये वाला लेना 30.34 mm, 30 mm नहीं लेना है। ओके, तो फ्री लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कॉम्प्रेस्ड लेंथ कितना मिल गया हम लोग को 79 प्लस डेल्टा कितना है 30.34, है ना।
तो इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा फ्री लेंथ, है ना, देखो फ्री लेंथ इज इक्वल टू कितना 109.34 mm, है ना, 109.34 mm, है ना। तो इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं 109.34 mm, मतलब 110 mm अप्रोक्स कंसीडर कर लेते हैं। तो फ्री लेंथ हम लोग को मिल गया 110 mm। ओके, तो फ्री लेंथ हम लोग को मिल गया। अब नेक्स्ट लास्ट क्या निकालना है हम लोग को, पिच ऑफ द स्प्रिंग निकालना। देखो पिच ऑफ द स्प्रिंग का क्या फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, P इज इक्वल टू फ्री लेंथ डिवाइडेड बाय एनटी माइनस 1, है ना। तो देखो फ्री लेंथ का वैल्यू हम लोग को मिल गया 110, एनटी टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स 10 माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे पिच ऑफ द स्प्रिंग हम लोग को मिल जाएगा 12.15 mm, है ना। तो ये मिल गया हम लोग को पिच ऑफ द स्प्रिंग, लास्ट वैल्यू मिल गया। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। अब लास्ट में हम लोग को क्या करना है, डायग्राम बनाना है, एक नीट लेबल डायग्राम बनाना है जिसमें जितने सारे वैल्यूज हम लोगों ने निकाले हैं वो वहां पे बताना है। जैसे कि आपको डायग्राम दिख रहा है, इस तरह से आपको प्रॉपर डायग्राम बनाना है और उसको वहां पे सारे के सारे वैल्यूज बताना है, कौन सी वैल्यू कहाँ पे है वो आपको बताना है अच्छे से। ओके, प्रॉब्लम समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा, प्रॉब्लम समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।